जस्ट अ मिनट, ये गौरवेंद्र ने मुझे मैसेज किया वेयर टू ज्वाइन, इसको पता नहीं है। स्क्रीन दिख रही है बेटा तुम लोगों को? हाँ मैम। ओके, देखो तो 1808 के पहले क्या था? तो 1808 के पहले लोगों को यही मालूम था कि एटम ही सबसे छोटी चीज है, उससे छोटा कुछ नहीं है। इनफैक्ट जॉन डेल्टन ने जब एटम के बारे में बोला कि सारा का सारा मैटर एटम से बना हुआ है, तो इसके भी कई सालों बाद तक ये नहीं पता था कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। अब एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें तुम आज जानते हो, आज हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। हमने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सब कुछ पढ़ लिया था बहुत डिटेल में, लेकिन पहले ये सब मालूम नहीं था। तो उस समय क्या हो रहा था, पहले तो ये जान लो कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी क्यों सब एटॉमिक पार्टिकल्स? क्योंकि ये एटम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, आज तुम जानते हो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो शेल में है, शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। तब ये सब कुछ नहीं पता था। इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसके एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, उसका मास क्या है, ये सारा कैसे पता चला, ये सब बात करेंगे। तो ये मतलब ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं इन पे। थ्योरी तो बहुत रेयर पूछी जाती है। तो जो पहला टॉपिक है दैट इज डिस्कवरी ऑफ, गौरवेंद्र आर यू देयर? उसने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा है कि मैम वेयर टू ज्वाइन। अभी मैंने कुछ चेंज करूंगी क्या? संडे है तो ऐप तो वही है ना जिसपे हम क्लास करेंगे। Mama, I'm there. हाँ, Mama, I'm there. Like, I just came to the class. पार्डन? Yes, Mama, I'm here. ओके, यू आर लेट बट 2-3 minutes. Sorry, Mom. नेवर माइंड। ओके, आई जस्ट स्टार्टेड। तो मैंने ये बोला कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो अब से कोई सब एटॉमिक पार्टिकल बोलेगा तो तुम्हें यही सोचना है कि वो बंदा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात करना चाहता है। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। अभी इनका हायरार्की देखना कैसे डिस्कवर हुए थे ये। देखो कल की क्लास में सौगात ने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने। क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है। सबके सब नींद में हो क्या? हाँ ना तो बोलो बेटा। देखो जे थॉमसन को क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का, लेकिन एक फिजिक्स में एक अंकल जी पाए जाते हैं, उनका नाम था माइकल फैराडे। सुना है तुमने नाम? इन्होंने फैराडेज लॉज दिए थे, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बहुत बताया था फैराडे ने। तुमने पढ़ा है कभी फैराडे के बारे में फिजिक्स में? Yes, Mom. पढ़ा है ना? तो फैराडे जो है वो नेक्स्ट ईयर भी आएंगे, तुमको 12th में भी आएंगे। फैराडे का एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नहीं है, फैराडे के लॉज हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो नेक्स्ट ईयर एक चैप्टर है 12th में, फर्स्ट बुक का 3rd चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें फैराडे के बारे में बहुत दिया हुआ है। तो एक्चुअली क्या है कि ये इनको गया क्रेडिट जे थॉमसन को, पर काम फैराडे ने भी बहुत किया था। तो 1832 में माइकल फैराडे जो थे वो कुछ कुछ तो भी स्टडी कर रहे थे। अब वो क्या स्टडी कर रहे थे वो मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई काम की ज्यादा है नहीं, आगे काम आएगा। ओरली सुन लो। देखो तुम अगर नॉर्मल पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी क्या? क्या लगता है तुम्हें? करंट लगेगा? नो मैम। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बेटा? There are no ions present in it, or not any Yes, salt. exactly. Okay, as you said there are no ions present. Can you specify इलेक्ट्रिसिटी का जो पैसेज है या इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो क्यों होता है? सौगात, फिजिक्स क्या कहती है कि करंट क्यों फ्लो करता है?
Any idea? Because of the closed path that is made by the ions, like if there is no ions, so the path is going to be break, and because of the ions, it is continuous. बेटा फिजिक्स तो आयंस की बात कभी करता ही नहीं। फिजिक्स में तुमने कब आयंस पढ़े? आते हैं क्या आयंस? फिजिक्स का जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब फिजिक्स का ही चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू, बच्चे ऐसा जानते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बट इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑर्बिट के बाहर मतलब निकल जाते हैं, जो मेटल्स वो तो बेटा एक्साइटेशन हो गया, वो एक्साइटेशन है, दैट इज एक्साइटेशन। नॉर्मल एक तार है तुम्हारे घर में, जैसे तुमने टीवी का बटन ऑन किया, वो चालू हो जाती है, तो वो क्यों चालू हुई? क्योंकि उस बटन से, उस तार के थ्रू जो सॉकेट में लगा है टीवी को करंट जा रहा है। तो करंट कैसे गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ये पूछ रही हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन two points, like from that point which is connected and to that negative side. ओके, तो सिंपली अगर हम फिजिक्स की भाषा में बात करें, आई डोंट नो अ लॉट बट स्टिल सम थिंग्स आई नो। अगर फिजिक्स में लाइट फ्लो हो रही है या करंट पास हो रहा है, मेन पॉइंट है करंट का पास होना। तो फिजिक्स कहती है कि करंट पास होता है इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशन के कारण, जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है तब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं, इसलिए जो है करंट पास होता है। लेकिन केमिस्ट्री दो बातें बोलती है। केमिस्ट्री फिजिक्स वाली बात तो बोलती है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से या इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से करंट पास होगा। एक और बात बोलती है कि अगर आप कहीं पर आयंस बना दो, हमेशा ध्यान रखना आप ये बात, केमिस्ट्री के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स के कारण तो करंट फ्लो होता ही होता है बेटा, आयंस के कारण भी होता है। तो या तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर लें तो करंट फ्लो करेगा, या तो आयंस फ्लो कर लें। आयंस क्या होते हैं? पढ़ाया था, कैटायन एनायन। तो जिस पानी को तुम कह रहे थे कि हाँ चार्ज पार्टिकल्स, देखो गौरवेंद्र, चार्ज पार्टिकल्स में यू कैन नॉट से कि चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि अभी तुम्हें 12th में पता चलेगा कि सिर्फ कैटायन एनायन पे चार्जेस नहीं है, और भी चीजें हैं जिन पे चार्जेस होते हैं। हालांकि वो होते प्लस माइनस ही हैं, लेकिन उन्हें फिर कैटायन एनायन नहीं कहा जाता, उनका कुछ और नाम है। जैसे कार्बोकेटायंस होते हैं, वर्ड आता है कैटायन, लेकिन दे आर हैविंग सम डिफरेंट आइडेंटिटी। तो आयंस का मतलब छोटी क्लासेस तक चार्ज स्पीशीज था, अब तुम ये बोलोगे कि आयन मतलब कैटायन और एनायन। ठीक है, देखो मैं ये बोल रही थी कि ये जो करंट फ्लो कराना है वो या तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कराएंगे या आयंस के। तो अभी तुम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर प्योर वाटर है, मिनरल वाटर है, मान लो मिनरल नहीं लेना है, प्योर डिस्टिल्ड वाटर लेना। डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है? आयंस हटा दिए जाते हैं, कोई भी जो है आयन नहीं रहता पानी में। अब अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि डिस्टिल्ड वाटर करंट पास करेगा, तो तुमने कहा नहीं करेगा करंट पास। अगर मुझे करवाना ही है पानी में करंट पास, तो मैं क्या करूं बताओ? सॉल्ट डाल देंगे। वेरी गुड, हम एक पानी की बकेट भर लेंगे और उसमें नमक डाल देंगे, कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट का क्या नेचर है? ये पानी में जाने के बाद आयोनाइज हो जाता है। ये सारे वर्ड्स अगर तुम पहले सुन चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुन चुके हो तो इन्हें ध्यान से सुनकर सीख लो। मैंने बोला कि सॉल्ट को जब पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद वो आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज हो जाता है का मतलब NaCl था, वो ब्रेक हो जाता है Na+Cl-। इसी को कहते हैं आयोनाइज होना। आयोनाइज होना मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आयंस करना, तो आयंस बना देता है। ठीक है, अब जो ये आयंस हैं ये तुम्हारे पानी में प्रेजेंट हैं। अब तुम जब करंट पास करोगे तो इन आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो अब यहाँ पे देखो पानी में आयंस है, ठीक है, पानी में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। तो ऐसे सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कहते हैं। ऐसा ही एक सोल्यूशन बनाया था और फराडे ने उसमें कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया था और फिर लॉज ऑफ फराडे दिए थे, वो नेक्स्ट ईयर है, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट ईयर बताऊंगी। बेसिकली फराडे ने बहुत सारे एलिमेंट्री सब्सटेंसेस का जो है वेट कैलकुलेट किया था, लेकिन इनको बेचारे को कोई क्रेडिट है नहीं हमारे केमिस्ट्री में।
क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट जो है, इन्होंने कुछ प्रॉपर बात नहीं बताई थी, बातें बता पाए जे थॉमसन। अच्छा, फराडे के अलावा मैं किसका नाम ले रही थी इतनी देर से, नोट कर लो, माइकल फराडे का नाम ले रही थी, ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, कब, ये फराडे थे 1832 में, और फिर एक साइंटिस्ट आए 1859 में, इनका नाम था जूलियस लक्कर, ठीक है। अच्छा, कल मैंने जो होमवर्क दिया था ग्रुप में, वो करा तुम लोगों ने? मैम थोड़ा हो पाया। थोड़ा हो पाया। मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, एक्चुअली 5 मिनट नहीं, सिर्फ 2 मिनट। कोई आया है, मैं जरा 1 मिनट में वापस आती हूँ। तुम अपने क्वेश्चंस देखो, अगर उसमें से किसी को कोई डाउट होगा तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ बेटा, देखो। अच्छा, तुम लोगों ने पूरा होमवर्क ट्राई किया था कि नहीं किया था? अभी नहीं टाइम मिला? No, ma'am. No, ma'am. नो ओके, मैम। जल्दी करो। देखो, एक बात बता रही हूँ कि अभी तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो तो तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, बिकॉज ऑल टाइम यू आर एट होम। तो कोशिश करो, क्या है, पीसीएम पीसीबी लेकर बहुत सारा समय पढ़ना पड़ता है। कोचिंग्स के अलावा तुम्हें सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो यू हैव टू मैनेज टाइम। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मिल रहा है टाइम, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपना टाइम टेबल चेक करना चाहिए कि तुम कैसे प्रोबेबिलिटीज क्रिएट करोगे। तो माइकल फैराडे, जूलियस प्लकर। अब ये जूलियस प्लकर ने क्या किया था बेटा जी? इन्होंने कैथोड रेज डिस्कवर करी थी, ठीक है। इनका नाम आता है कई कई जगह, ठीक है। और कैथोड रेज की डिस्कवरी और जूलियस प्लकर का नाम हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बेटा, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हुआ था जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे, उसमें जो है कैथोड रेज का यूज हुआ था। तो इसीलिए कैथोड रेज का नाम आपको पता होना चाहिए, और कैथोड रेज किसने डिस्कवर करी ये भी पता होना चाहिए। देखो, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर जो डिस्कवरी है इलेक्ट्रॉन की, उसके बारे में। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। वो जूलियस प्लकर ही थे जिन्होंने ये पहले काम चालू किया था, ठीक है।
डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसी लॉन्ग कांच की ट्यूब होती है, जैसे तुमने अगर टेस्ट ट्यूब देखी है तो टेस्ट ट्यूब ही ले लो और उसको दोनों तरफ से, बंद तरफ से तो गोल होती है, दूसरी तरफ से भी बंद करो, ऐसा कुछ शेप होता है डिस्चार्ज ट्यूब का। इसमें जो है 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई थी, जो लेफ्ट साइड पे लगाई थी। अच्छा पहले इनको बैटरी से जोड़ दें, हाई वोल्टेज सोर्स है ये, दिस इज समथिंग हाई वोल्टेज यहां से दिया जा रहा है, ठीक। और ये जो लेफ्ट साइड पे है इसे कैथोड कहा, और कैथोड हमेशा नेगेटिव चार्ज होती है एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम ये जान लो कैथोड दुनिया में जहां है वो नेगेटिव चार्ज है, और एनोड होती है, एनोड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद इसको जो है देखो कहीं भी कोई चीज अगर खाली है, वेकेंट है, या फिर उसके अंदर कुछ नहीं है, जैसे उसके अंदर पानी नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है बताओ। वैक्यूम। हाँ वैक्यूम। वैक्यूम तो हम क्रिएट कर रहे हैं बेटा, वैक्यूम पंप लगा के। गैस होती है ना, जब कुछ भी नहीं भरा है उस कंटेनर में, तो ग्लास में अगर कोई ग्लास रखते हैं तुम्हारे कमरे में और उसमें पानी नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो खाली है, नो मां। उसमें गैस भरी है। तो वैसे ही इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी होती है, जिसको वैक्यूम पंप लगा के बाहर खींच लेते हैं गैस। हमको ये वैक्यूम पंप क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि इसकी मदद से हम इसके अंदर का एनवायरनमेंट कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि इसमें बहुत कम क्वांटिटी की गैस बची इस ट्यूब के अंदर, और इस गैस ट्यूब को इन्होंने क्या किया है, जब इन्होंने देखा कि अगर इसको हम 1 atm प्रेशर पे रखें, अगर हम इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करेंगे तो कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है इन गैस के पार्टिकल्स से। लेकिन अगर प्रेशर को हम रिड्यूस कर दें, 1 atm से घटाकर 10⁻⁻² कर दें, यानी घटा दें प्रेशर को, तो फिर इनको दिखाई दिया कुछ कुछ। और वो क्या था, इन्हें दिखाई दिया कि, हालांकि दिखाई तो नहीं दिया इनको, यहां पर एनोड के पीछे कुछ चमकदार चीजें दिखाई दी। फ्लोरोसेंस कहते हैं इसको, फ्लोरोसेंस माने जो चीजें ग्लो करती हैं। तो एनोड के पीछे का एरिया इनको फ्लोरोसेंट दिखाई दिया, समझ आया। तो ये फ्लोरोसेंट क्यों दिखा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो दिखाई नहीं देते आंखों से। तो इसका मतलब कि यहाँ से कुछ, तो साइंटिस्ट ने ये देखने के बाद क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ से कोई पार्टिकल्स पैदा हुए थे जो चलकर एनोड की तरफ गए और वो यहाँ टकराए, इस गैस ट्यूब की वॉल से यहाँ पे टकराए, और इनके बम्बार्डमेंट के कारण ही, देखो जब कोई फास्ट मूविंग चीज किसी सरफेस से टकराती है तो वो अपनी एनर्जी लूज करती है कि गेन करती है, बताओ। हम लूज करती है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स फास्ट यहाँ से दौड़ते दौड़ते चले आ रहे थे, वो यहाँ टकराए तो एनर्जी उन्होंने लॉस कर दी, और इसी के चक्कर में तुम्हें फ्लोरोसेंस इफेक्ट, फ्लोरोसेंट इफेक्ट दिखाई दिया। तो उनको ये एरिया ग्लोइंग दिखाई दिया, एनोड के पीछे का जो ट्यूब है वो। तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि जो चीज निकली है वो कैथोड से निकल के आ रही है और एनोड की तरफ आ रही है। एनोड है पॉजिटिव चार्ज, यानी जो आ रहा है वो नेगेटिव चार्ज है, तभी तो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव होता तो एनोड की तरफ कभी नहीं आता, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन हो जाता। समझ में आया तीनों को? यस मैम। ठीक है होगा, तुम्हें समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो मैम। अब ये जो रेज हैं, ये जो यहाँ से निकल के इधर की तरफ चल रही हैं, ये कैथोड से निकली थी, इसीलिए इन्हें कैथोड रेज कहा गया था। और थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कैथोड रेज की डिस्कवरी जूलियस क्लकर ने करी। समझ आया? ठीक है, तो कभी कोई पूछे कि पार्डन क्या, सीआरटी भी उन्होंने डिस्कवर किया था। इनको बेटा बहुत क्रेडिट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सारी चीजें इन्होंने जो है डिस्कवर करी है। ओके मैम। है ना?
सो बेसिकली इन रेज का, ये जो कैथोड रेज है, इनका खूब इंस्पेक्शन किया गया तो पता चला कि इन कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल है, जिसको हमने बाद में इलेक्ट्रॉन कहा। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. अब हाँ, अब देखो, ये इन्होंने कह दिया कि कुछ तो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, पर उसको ये नहीं कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है। तब जो है 1897 में कौन आया? सर जे थॉमसन। जे थॉमसन, इन्होंने स्टडी किया डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज अंडर द साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इन्होंने ये जो कैथोड रेज यहाँ से पैदा हुई थी, देखो इस एक्सपेरिमेंट में, डिस्चार्ज ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट ने, जूलियस प्लकर ने कह दिया कि ये कैथोड रेज पैदा हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट से सिर्फ कैथोड रेज डिटेक्ट हुई थी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है? यस मैम। वो तो मुझे पता है कि इन्हीं कैथोड रेज को बाद में पढ़ के कह दिया कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की रेज है, ऐसा। और ये पढ़ाई करी थी जे थॉमसन ने। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जूलियस प्लकर को नहीं जाता, जे थॉमसन को जाता है, क्योंकि जूलियस प्लकर तो कैथोड रेज बता के शांत बैठ गए कि कैथोड से जो रेज निकली एनोड की तरफ जाके फ्लोरोसेंट इफेक्ट दिया, वो रेज कैथोड रेज है। इन्होंने कहा कि ये कैथोड की तरफ से निकली है, इसलिए इनका नाम कैथोड रेज रखा दो। समझ आया? लेकिन 1897 में जे थॉमसन ने इन रेज पे मैग्नेटिक फील्ड लगा के, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, मतलब परपेंडिकुलर एज वेल एज हर तरह से इसकी पढ़ाई करी। इतना तुम्हें डिटेल में चाहिए नहीं, लेकिन तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए बेटा कि कैथोड रेज जूलियस प्लकर ने डिस्कवर करी थी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जे थॉमसन की है। कैथोड रेज का डिटेल स्टडी किया जे थॉमसन ने, और फिर बताया कि ये कैथोड रेज किस चीज की बनी हुई है। तो उन्होंने कहा कैथोड रेज के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज है। ये तो इनको भी लग गया था कि कुछ नेगेटिव चार्ज्ड स्पीशीज है, पर नाम उसको इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने दिया, इसलिए क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है। आया समझ में? Yes, ma'am. चलो, ये पता है पूरा थ्योरी है, इसलिए मैंने शुरू में तुम्हें नहीं पढ़ाया, अगर वरना तुम कहते कि हे भगवान कितनी बोरिंग है केमिस्ट्री। देखो, अब जे थॉमसन ने तो बता दिया कि भैया कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कंपोज करती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कौन ने बताया? तुम समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा था जिसने सारा काम कर लिया। वहां पे इतने साइंटिस्ट, इनफैक्ट पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इस पे पढ़ाई चल रही थी। फिर बात वो हुई कि जो जीता वही सिकंदर, जिसने चीजें निकाल ली उसका नाम हो गया, और बाकी लोग पढ़ते ही रह गए। आया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, ये जूलियस प्लकर को भी पता चल गया था और जे थॉमसन को भी पता चल गया था। पर देखो, मैंने कहा कोई चीज नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, हो सकता है -1 ओम, हो सकता है -2 हो सकता है -10 ओम, हो सकता है -100 हो। माइनस कितना है ये जे थॉमसन नहीं बता पाए थे। समझ आया? ये -1 चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पर। ये बताया था किसने? ये बताया था आर ए मिल्कन ने। इनके सबके नाम याद रखना, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी थी कि तुम जो है तरीके से, इसमें कोई नोट्स नहीं लिखना, सिर्फ इन साइंटिस्ट के नाम लिख लेना और तरीके से अपनी कॉपी में फूल पत्ती बना के, और उसमें उनके सामने लिख देना कि इन्होंने क्या हमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, मतलब हमें नहीं दिया, वर्ल्ड को क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो आर ए मिल्कन ने, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम भी याद करो, एक्सपेरिमेंट मत पढ़ना, एनसीईआरटी में दिया नहीं, और दिया भी है तो मत पढ़ना, कहीं काम नहीं आएगा। आर ए मिल्कन ने क्या किया था? एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। क्या है, कई बार है ना, एक्सपेरिमेंट के नाम पे क्वेश्चन आ जाता है कि विच एक्सपेरिमेंट फॉर नोइंग द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज परफॉर्म्ड बाय आर ए मिल्कन, और ऑप्शन दे देंगे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये वो, और ऑयल ड्रॉप तो ऑयल ड्रॉप आंसर। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअली इन्होंने क्या किया था? मैग्नेटिक फील्ड लगा करके एक छोटे से कार्डबोर्ड के अंदर एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया ऐसे, और उसके बाद एक छोटे से होल से ऑयल
को स्प्रे किया, स्प्रे बॉटल में भर के ऑयल को स्प्रे किया और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में से एक्सरेज पास कराई। तो जब यहाँ से ऑयल की ड्रॉप्स गिरी तब इन्होंने उनके ऊपर चार्ज का जो है कितना चार्ज है ये पढ़ा और फिर बताया कि -1 चार्ज है। तो ये हमारे सिलेबस में है नहीं एनसीईआरटी में, सिर्फ आर.ए. मिलिकन का नाम इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए, इसलिए मैं बता रही हूँ, इनके बारे में भी नहीं खास दिया हुआ है एनसीईआरटी। तो आर.ए. मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, कब किया था? 1909 में। तुम देख रहे हो 1808 में जॉन डेल्टन कह रहे थे कि मैटर के अंदर एटम है और लगभग 100 साल हो गए, 1909 आ गया है। मैम ईयर भी याद रखना है। ईयर भी याद रखना है, इसमें ईयर याद रखना है क्योंकि ये एटम का जन्म है, जन्म हो रहा है एटम के अंदर की चीजों का, तो उनके बर्थडे तो तुम्हें सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का बर्थ डेट कितना है? इलेक्ट्रॉन का बर्थ डेट अभी जो है नहीं है, इसमें सिर्फ जेजे थॉमसन का नाम लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का बर्थ डेट तुम्हें नहीं याद करना है। हालांकि मैंने यहाँ लिखा था 1897, ठीक है। 1897 में पता चल गया था कि कैथोड रेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जेजे थॉमसन ने कह दिया था। उनको ये भी पता था कि ये नेगेटिवली चार्ज है, पर नेगेटिव का मैग्नीट्यूड कितना है, क्वांटिटी कितनी है नेगेटिव है, -1 है, -100 है, -1000 है, ये बताया आर.ए. मिलिकन ने। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया 1909 में और फिर इन्होंने कहा कि ये देखो इन्होंने क्या कहा, ही सेड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6022 into 10 to the power -19 coulomb, and beta this charge is regarded as 1 unit negative charge। ठीक, क्लियर है? यस मैम। अब एक चीज और देखो, ये जो है इतना चार्ज ये कूलम में है, कूलम पर इलेक्ट्रॉन, पूरा लिख लो, पर इलेक्ट्रॉन माने हर इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, जिसको हम होल नंबर में 1 मान लेते हैं। ठीक, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट एज सच किसी को नहीं जाता है, इन्हीं लोगों ने पढ़ रहे थे और कैलकुलेट कर दिया था मास। तो तुम्हें सिर्फ मास याद करना है, किसने दिया है, ऐसा कुछ दिया नहीं है बुक में। अब ये इसका चार्ज आ गया था तो मास अपने आप कैलकुलेट कर लिया गया। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1094 इंटू 10 to the power -28 ग्राम पर इलेक्ट्रॉन, या फिर केजी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9.1094 इंटू 10 to the power -31 केजी पर इलेक्ट्रॉन। तो इसको जो है बेटा कई बुक्स में 9.1 सिर्फ इतना ही लिखा है। जब अपन न्यूमेरिकल करते हैं और अगर उसमें मास और चार्ज डालना हो तो अपन सिर्फ 9.1 डालते हैं। ये डेसिमल की बिंदी बिंदी हटा के सिर्फ 9.1 इंटू 10 to the power -28 भी तुम्हें कहीं लिखा मिल सकता है। वैसे ही सिर्फ 9.1 इंटू 10 to the power -31 भी कहीं लिखा मिल सकता है। क्या तुम्हें समझ में आ गई मेरी बात? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये बेटा जी रटना है आप, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलो। मैम इसके बेस न्यूमेरिकल भी आएंगे। हाँ, इस पे तो फिलहाल तो नहीं है, इस पे नहीं है, इसी चैप्टर में पीछे आते हैं न्यूमेरिकल, तो वो अपने को करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो एक चीज मैं तुम्हें बताती हूँ, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का वेटेज जानते हो कितना? और कॉम्पिटिटिव में तो वो खैर न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल भरते हैं, बहुत न्यूमेरिकल पूछते हैं, मगर थ्योरी की बात करें तो एक 2 नंबर के सेक्शन में एक न्यूमेरिकल आता है, एक 3 नंबर के सेक्शन में आता है, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें 2+3 का वेटेज चलता है, तो 2 नंबर की थ्योरी आती है और यहाँ 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आता है। तो लगभग 8 से 9 या बहुत कोई न्यूमेरिकल प्रेमी है, होते नहीं अधिकतर केमिस्ट्री के टीचर्स, तो वो 11 नंबर 10 नंबर 11 नंबर का न्यूमेरिकल देंगे 70 में से। वैसे ही सिर्फ 5-6 बोर्ड में सिर्फ 5 से 8 नंबर का न्यूमेरिकल आता है केमिस्ट्री में 12th में, तो हम सेम वही पैटर्न फॉलो करते हैं। 11th को भी उतना ही न्यूमेरिकल कराती मैं बहुत हूँ, मैं कराऊंगी सारा,
क्योंकि मैं ये सोच के नहीं पढ़ाती कि तुम सब स्कूल के लिए पढ़ रहे हो मुझसे, तो मुझे लगता है कहीं कोई एग्जाम दे तो उसमें भी बनना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, अब करेंगे हम एनोड रेज। अभी हमने कैथोड रेज पढ़ी थी, अब हम एनोड रेज पढ़ेंगे और फिर हम ये समझेंगे कि इससे हमें एनोड रेज की मदद से क्या डिस्कवर हुआ। तो साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन, बेटा जी याद कर लीजिएगा, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने 1886 में गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया एक नई तरह की रेज का, डिस्कवरी करी एक नई तरह की रेज की, और सेम वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन्होंने। इन्होंने क्या किया था, फिर से वही वाला एक्सपेरिमेंट तो अभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए किया गया था। ठीक है, बिल्कुल वही, सेम टू सेम। इसमें से क्या किया गया कि इन्होंने कैथोड जो लिया उसमें छेद कर दी और एनोड एज इट इज है, कैथोड में होल्स बना दी। ठीक है, और वैक्यूम पंप तो जैसा लगा था वैसे ही लगाया है, क्योंकि वो मैनेज करना पड़ेगा वोल्टेज वगैरह। और यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रोड, ये आपकी एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज। लिख देती हूँ, दिस इज योर एनोड, दिस इज योर एनोड, एंड दिस परफोरेटेड वन इज योर कैथोड विच इज नेगेटिवली चार्ज। एनोड इज नेगेटिव। अब इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो फ्लो कराया इसमें, बहुत लो प्रेशर, और इन्होंने देखा एक नए तरह की रेज निकली। कहाँ दिखी इस बार रेस? इन्हें दिखी इस बार रेस कैथोड के पीछे। पिछली बार एनोड के पीछे दिखी थी, इस बार कैथोड के पीछे दिखी, और इन्हीं रेस को एनोड रेस कहा इन्होंने। देखो पिछली बार इधर दिख रहा था एनोड के पीछे, तो अपन ने कहा था ये पॉजिटिव है, और यहाँ दिख रहा है यानी ये नेगेटिव चार्ज चीज आई है इधर। अब ये इधर दिखा है कैथोड के पीछे, माइनस चार्ज के पीछे दिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ प्लस चीज होगी, और ये एनोड की तरफ से चल कर आई और यहाँ से निकल के इधर। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। बोलो बेटा यार। तो ये एक्सपेरिमेंट तुमको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन क्या होता है कि इंक्विजिटिवनेस होती है, हमें पता होना चाहिए। बुक में कई बार लिखा होता है तो हमारे को जो है कोई ये ना सोचे कि हमें नहीं आता है। पिछले साल तुम्हें पता है जब सिलेबस कर्टेल हुआ था, ये सब छोड़ दिया था सीबीएसई। हमको लगता है 11th के बच्चे को इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी भर रखा है एनसीईआरटी में, तो अपने को पढ़ना है, जरूरी भी है। ठीक है, क्या दिक्कत है? लास्ट ईयर नहीं, अब पार्ट। अब देखो, जब इनका इन्वेस्टिगेशन हुआ एनोड रेस का, तो ये पता चला बेटा कि ये पॉजिटिवली चार्ज, इंस्पेक्शन से पता चला कि ये पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्लियर? Yes, इतनी में ma'am. कोई डाउट? बोलो। No, ma'am. नो मैम। तो प्रोटॉन्स के बारे में प्रॉपर जानकारी 1919 में मिली, डिटेल। 1886 में गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया था, मगर 1919 तक ये स्टोरी चलती रही, और फिर धीरे धीरे ये पता चला कि हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पढ़ लिया था ना, प्रोटॉन का चार्ज बताया गया कि प्रोटॉन का चार्ज भी उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, पर वो पॉजिटिव है। 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये किसका चार्ज था? ये किसका चार्ज था बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज था। यस मैम। तो बाद में ये बोल दिया गया कि प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज है, लेकिन ये 1 यूनिट नेगेटिव था, प्रोटॉन पे ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, और जब मास की बात आई तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जब चार्ज सेम है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में 1.6022 इंटू 10 टू पावर -19 है, और प्रोटॉन पॉजिटिव में 1.6022 इंटू 10 टू पावर -19 है। तो मास क्या लगता है, मास भी सेम होगा कि अलग अलग?
अलग काम है, इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हाँ बेटा, क्या था? इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल है काम है और प्रोटॉन का ज्यादा है। हाँ वेरी गुड, सही बोला बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो -28 -31 चल रहा है और प्रोटॉन का मास पाया गया था 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या केजी में लिखें तो वी कैन राइट 1.673 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये वैल्यूज आपको याद करनी है, ठीक है। और तुम्हें पता है कहती है कि ये जो मास है ये 1837 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो ये तो मैंने तुम्हें एक ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया कि तुम किसी को बता सकते हो कि अच्छा तुम्हें पता है ऐसा होता है, हालांकि ये कहीं पूछा नहीं जाता, बट ठीक है। तो प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो एटम के अंदर पाया जाता है और उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इसका मास सेम होता है नियरली हाइड्रोजन के मास के बराबर। अच्छा ठीक है, मैं इसका एक और क्लियर पिक्चर दूं। एक्चुअली क्या है, उस समय हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में बहुत लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो हाइड्रोजन से कंपेयर करते थे, कुछ भी पढ़ते थे। इलेक्ट्रॉन को पढ़ा तो बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हाइड्रोजन के मास की 1/1837 है, यानी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से इतना छोटा है बेटा। इलेक्ट्रॉन जो है इट इज 1/1837, इतना छोटा है, समझ आया। और हाइड्रोजन और प्रोटॉन का मास बराबर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से इतना छोटा है और ये दोनों बराबर हैं तो प्रोटॉन से भी इतना ही छोटा होगा। आया समझ में? यस मैम। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी खत्म हो गई है। एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये बहुत बार ये शब्द आएगा केमिस्ट्री में, तो मैं ये एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, इसको तुम्हें पता होना चाहिए। ये है रेडियो एक्टिविटी। कभी सुना है तुमने रेडियो एक्टिविटी के बारे यस मैम। तो आपने बताया था क्लास की स्टार्टिंग में। मैंने बताया था, लेकिन उससे पहले तुमने सुना था, तुम लोगों ने सुना है? बताओ, फिर मैं तुम्हें डांटूंगी अगर यस मैम। जवाब सही नहीं। कहाँ सुना था? पढ़ा था मैम। कहाँ पढ़ा था, याद है तुम्हें? नहीं, बुक ऐसी कोई लाइक स्कूल बुक में नहीं पढ़ा था, जब कुछ काम कर रहा था उसमें था। मैम तुम पर दोनों बहुत ने बार बहुत बार टीवी में भी अच्छा सुना टीवी है में, मतलब। ओके। और सौगात, अब तुमने कहाँ सुना है बेटा? मैंने तो रेडियो एक्टिव रेस सुना है। रेडियो एक्टिव रेस सुना है, वो इन्हीं से निकलती है, रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलती है। अब मैं तुम तीनों की पिटाई लगाती अगर तुम मेरे पास में सामने होते। तुमने लास्ट ईयर 10th क्लास की फिजिक्स की किताब में वो नहीं पढ़ा, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन? बिल्कुल नहीं कहना नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं 10th नहीं तक मैम। पूरा साइंस पढ़ाती हूँ। मैम नहीं मैम, नहीं पढ़ा? मैम कटवा नहीं दिया मैम, था। मैम कट गया होगा, पता नहीं, इस मतलब कटवा पढ़ी दिया होगा शायद, नहीं तो। दिवस कम हो गया। या तुम इसमें नहीं थे? मैम चलो ठीक कटवा है, दिया तुम था। पढ़ा, उसको पढ़ना, उसको पढ़ना। वो पता है, वो पोर्शन फिजिक्स में चला गया 10th क्लास में। जब मैं 12th में थी तो वो हमारी केमिस्ट्री की किताब में था। इसको पता है तुम्हें गौरविंद? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें यस रेडियो मैम, एक्टिविटी पता मैं बताऊंगी इसको फ्यूजन। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखो दिवाली में तुम घर पे ऐसी लाइटें लगाते हो ना, जिन बल्ब में से अलग अलग तरह की रोशनी निकलती है, लगाते हो कि नहीं लगाते? सीरीज यस मैम। मैम। सीरीज नहीं, एक छोटा बल्ब मान लो कि आजकल ऐसे चाइनीज बल्ब आ रहे हैं ना, ऐसे छोटा बल्ब लगा दो, उसमें एक बार लाल लाइट निकलती है, एक बार हरी निकलती है, हाँ एक बार हाँ यस नीली मैम, निकलती घूमता रहता है। है ना, खूब सारी लाइट निकलती है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वैसे ही होते हैं। अब तो कहोगे मैम इनमें से लाल हरी नीली लाइट निकलती है? बिल्कुल नहीं निकलती, नहीं निकलती, लेकिन ये लगभग वैसे ही है। जैसे कि अंतर क्या है, जब तुम चाइनीज बल्ब लगाते हो दिवाली वाला या सीरीज लगाते हो, तो उसमें जो कलर प्रोड्यूस होते हैं वो करंट के फ्लो के कारण प्रोड्यूस होते हैं। इनमें कुछ कुछ रिएक्शन चल रही होती, अंदर इतनी मारामारी चल रही है इनके एटम के अंदर कि इनमें से पार्टिकल्स निकलते हैं। तुमने सुना है अल्फा रेस, सुनी है?
Yes, ma'am. नहीं सुनी है तो आज सुन लो। बीटा रेस सुनी है और हो सकता है तुमने गामा रेस भी सुनी होंगी, और नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं, मुझसे पहली बार सुन लो। अब हम समझेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तो फिर जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई अंकल का नाम भी जरूर आएगा। तो रेडियो एक्टिविटी जो है खोजने का जो क्रेडिट है वो जाता है बैक्यूरेल को, BACQUEREL। बैक्यूरेल ने 1896 में पहली बार रेडियो एक्टिविटी खोज निकाली थी। और रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन, लिख के देती हूँ डेफिनेशन। इट इज द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है हिंदी में? एकदम तुरंत। एकदम से, अचानक। सो दिस इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशंस। एक्टिव रेडिएशंस यानी इसमें से ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं, देखो जब वो बल्ब से रेडिएशन तो नहीं है, वो तो लाइट निकलती है, चमक, कलर्ड चमक निकलती है, तो वो बस देखने में अच्छी लगती है। अगर वो लाइट निकल निकल कर कुछ तमाशा दिखाने लगे तुम्हें, तो फिर क्या कहेंगे उसे कि वो एक्टिव है। तो ये एक्टिव है। अब ये कैसे एक्टिव है मैं बताऊंगी। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशंस बाय सर्टेन एलिमेंट्स। सर्टेन यानी कुछ एलिमेंट्स है, सारे नहीं, सर्टेन एलिमेंट्स। जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इसमें यूरेनियम का, वो भी यूरेनियम का नाम सुना है तुमने? Yes, ma'am. यस मैम। इज कॉल्ड रेडियो। इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, आई गेस। एक्चुअली मुझे मास याद है, मास इसका 235 होता है, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो U235 ही पढ़ते थे, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा यूज नहीं होता। मुझे चेक करके बताना, आई होप 92 है, देखती हूँ मैं क्या करना है वैसे वही एटॉमिक नंबर। 92। हाँ, मुझे अभी याद है इतने सालों बाद में, तो मैं नहीं भूली। गुड, हम वो याद 92 हो ही जाता है। होगा। अरे एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी बेटा देखो लास्ट ईयर भी नहीं पढ़ाया, फिर लास्ट ईयर मैंने स्कूल का भी जो पार्ट पढ़ाया था उसमें भी ये था नहीं, कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया क्योंकि ये डिलीट हो गया था। और 11th का लास्ट ईयर इतना लेट हो गया था कोरोना के कारण, 15 जुलाई के बाद स्कूल के भी बच्चे चालू हुए थे और कोचिंग में भी यही हुआ था। और जो है 11th में ना बच्चे हमेशा कम मिलते हैं कोचिंग में, 12th में बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि 11th में लगता है अरे क्या ही करना पढ़ के, वो भले फिर 12th में एकदम से पहाड़ टूट पड़ता है कि अब 11th पढ़ो तब तुम्हें 12th समझ में आएगी। रिलेटेड है ना बहुत सारी चीजें, तो इसीलिए ये लास्ट ईयर मैंने नहीं पढ़ाया था, मुझे याद नहीं था। बट वो U92 एटॉमिक नंबर है और मास है 235। सो बाय सर्टेन एलिमेंट्स यूरेनियम, लाइक यूरेनियम इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी कहते हैं इसको। और एंड द एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बेटा? No, ma'am. ओके, ये डेफिनेशन है रेडियो एक्टिविटी की। अब हम इसको पढ़ेंगे कि बैक्यूरेल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक लेड का बॉक्स लिया है। लेड जानते हो क्या होता है? Yes, ma'am. लेड एक एलिमेंट है, सिंबल है Pb। एक लेड का बॉक्स लिया या लेड का ब्लॉक लिया, ऐसा बोल सकते हो। इसके अंदर रख दिया मान लो यूरेनियम का पीस, तो यहाँ लिख दिया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। और यहाँ पर इसके सामने लगा दी क्या? फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। जब इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई और रास्ते में क्या किया है कि यहाँ से पार्टिकल्स निकलेंगे, तो रास्ते में इन्होंने लगाई है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिवली चार्ज और इधर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये इसलिए लगाया है कि यहाँ से जो पार्टिकल्स निकलेंगे उन पे क्या चार्ज है देखना चाहते थे। तो इन्होंने देखा कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 3 तरह की रेडिएशंस निकली। एक तो एकदम सीधी चली गई, एकदम स्ट्रेट, ठीक। एक जो थी वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ी, और जो दूसरी थी मतलब जो तीसरी थी
वो नेगेटिव की तरफ मुड़ी। अब अगर तुम थोड़ा बहुत समझे हो तो तुम मुझे बता सकते हो कि हमें क्या शिक्षा मिली। मैम ये अल्फा गामा बीटा है शायद सीरीज। और गामा इज पेनिट्रेटिंग हाँ, अल्फा बीटा गामा हो गया है। क्या 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 फिर से बोलो जरा। गामा रे हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग होती तो वो स्ट्रेट निकल गई, उसका इन्फ्लुएंस नहीं हो पाया कि वो मतलब राइट लेफ्ट या तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पे डिफेक्ट नहीं हुई, वो स्ट्रेट निकल गई। बाकी जो अल्फा और बीटा वेरी थी गुड, डिफेक्ट हो गई। हाँ करेक्ट। हालांकि मैंने तुम्हें अभी अल्फा बीटा नहीं पढ़ाया है, लेकिन तुमने नाम भी गेस कर दिया है। जो सीधी चली गई यानी वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई है। डिफ्लेक्ट माने ना तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट थी ना वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट थी। अच्छा बेटा, कौन किसी से अट्रैक्ट नहीं होता? हम लोगों में नहीं बात हो रही, इधर बात हो रही। कौन से स्पीशीज हैं जो किसी दूसरी स्पीशीज से अट्रैक्ट नहीं होते? सेम। क्या बेटा? मैं तुम्हें हिंट देती हूँ। जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो कौन है जो कहीं अट्रैक्ट नहीं होगा? मैम सेम रहता है ना, माइनस माइनस प्लस प्लस। कोई और कुछ जिनका बोलेगा इसमें? जिनका क्या? जिन दो चीजों का चार्ज अगर सेम रहता है तो फिर वो अट्रैक्ट या रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करते। बेटा सेम चार्ज होगा तब तो रिपेल करेंगी मेरे लाल। देखो, सेम चार्ज वाली चीजें एक दूसरे से नफरत करती हैं, अपोजिट चार्ज वाली अट्रैक्ट करती हैं। चार्ज है, सेम है और अपोजिट है। इसके अलावा तीसरी केस क्या हो सकती है? चार्ज नहीं है कोई। मैम न्यूट्रल है। समझ आया? हाँ, न्यूट्रल है। वेरी गुड, ये शब्द आए। दे डोंट हैव एनी चार्ज, तभी तो ना नेगेटिव की तरफ जा रही ना पॉजिटिव। मोह माया से परे हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। जो रेज जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई, ठीक है, वो अल्फा रेज है। जो रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई हैं वो कौन सी हैं? सॉरी, जो अल्फा पॉजिटिव रेज। की तरफ जाएंगी वो बीटा होंगी। गलती से गलत बोला। जो पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, the rays which get deflected towards positive are beta rays, and जो किधर की तरफ गई हैं नेगेटिव, वो अल्फा रेज है। और जो कहीं नहीं डिफ्लेक्ट हुई हैं वो गामा स्ट्रेट गई। ठीक है, क्लियर? अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम एक टेबल बना रहे हैं, ऊपर लिखेंगे अल्फा रेज, फिर बीटा रेज और गामा रेज। पहली प्रॉपर्टी है मास। अल्फा रेस का मास कितना होता है? अल्फा रेस का मास होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको 4 AMU चार्ज भी कहते हैं। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसके बाद बीटा रेस का मास है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। गामा रेस का कोई मास नहीं होता, नेग्लिजिबल। उसके बाद चार्ज देख लो, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं इसलिए पढ़ा रही हूँ। अल्फा रेस पे +2 रेज लिख दिया मैंने गलती से, +2 यूनिट चार्ज होता है। बीटा पे -1 यूनिट होता है और गामा रेस पे कोई चार्ज नहीं, ना तो चार्ज है ना तो मास है। ठीक है, नेग्लिजिबल है। ऐसा नहीं कहेंगे मास है नहीं, बहुत नेग्लिजिबल, मतलब इतना कम है कि तुम कह सकते हो कि अच्छा जाओ यार, तुम हो ही नहीं, ना के बराबर। ठीक, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक, और वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में अल्फा रेस के ऊपर +2 चार्ज है और +2 चार्ज होता है हीलियम के न्यूक्लियस पे। तो ये हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर है, यानी He2+। अब ये He2+ का मतलब मैं अभी आज की क्लास में ही पढ़ाऊंगी। फिर ये देखो, -1 यूनिट चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो बीटा रेस का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक है, और गामा रेस की आइडेंटिटी है कि ये हाई एनर्जी रेडिएशंस है। इन पे मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, चार्ज है ही नहीं है और एनर्जी बड़ी ज्यादा होगी। ठीक है,
और एक और पॉइंट यहाँ लिखना था, लेकिन वो तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया है, किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। तो अल्फा रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ, बीटा पॉजिटिव की तरफ, और गामा कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई। ठीक है, अच्छा इनका पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो पेनिट्रेटिंग पावर मतलब अगर किसी सरफेस पे इनको छोड़ दे तो ये उसमें घुसेंगी कि नहीं घुसेंगी, और अगर घुसेंगी तो कितने परसेंटेज तक घुसेंगी, तो उसे कहेंगे पेनिट्रेटिंग पावर। तो अल्फा रेस का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत स्मॉल है, किसी भी सरफेस पे पेनिट्रेट नहीं करती आसानी से। बीटा रेस का लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर है, अल्फा रेस से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है इसीलिए, क्योंकि ये किसी भी टिश्यू में, किसी भी बॉडी में, किसी भी सरफेस पर 100 गुना तक पेनिट्रेट कर सकती हैं एज कंपेयर टू अल्फा रेस। उसके बाद गामा रेस का तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है, 10,000 टाइम्स मोर देन अल्फा रेस। तो ये तुम्हें समझ में आ गया है? कुछ और तुम्हें पूछना है तो पूछो। मैम वो फोटोग्राफिक प्लेट का क्या मीनिंग होता है? फोटोग्राफिक प्लेट इसलिए लगाई जाती है कि भाई तुम्हें पता तो चले कि जो रेज आ रही हैं, नहीं तो वो कुछ नहीं लगाओगे तो निकल जाएंगी स्ट्रेट, कहीं भी चली जाएंगी, लॉस्ट हो जाएंगी एटमॉस्फेयर में, है ना। ये एक स्क्रीन का काम करता है कि जिससे जो है ये यहाँ आके रुक जाए, टकराए यहाँ आके। ठीक है, ओके मैम। इतने में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नो मैम, नो डाउट। अच्छा बेटा, अभी है ना एक छोटा सा टॉपिक हमें और पढ़ना है, अभी थ्योरी से परे, बहुत थ्योरी हो गई आज, तो मैं 5 मिनट तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बता देती हूँ। मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था यस मैम। 1:2 2:2 वाला। मैं उम्मीद करती हूँ अब तक तुम लोगों को आ गया है। अब इसमें थोड़ा सा एक चेंज है, चेंज मतलब जो तुम सीख चुके हो उसी का एप्लीकेशन करके अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे Fe2+ का, अभी तक हम एटम के कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ आयन का कॉन्फ़िगरेशन, Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Al3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो तुम लिख पाओगे? हम एटॉमिक नंबर देख के लिख सकते हैं। मैंने Cl- का बोल दिया तो लिख पाओ? देखो मैं तुम्हें एक करके बताती हूँ, बहुत आसान है। इसमें जो चार्ज है, सबसे पहले मैं Fe2+ को सॉल्व करती हूँ। चार्ज है उसे भूल जाओ, अगर यहाँ चार्ज नहीं होता तो ये क्या था, आयरन था, है ना। यस मैम। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, और 26 के हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें आता है वो लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। सही है कि नहीं है? मैम सही है। फिर वो कह रहा है कि आयरन का तो ये ठीक है, लेकिन तुमसे आयरन थोड़ी पूछा है, तुमसे तो पूछा है Fe2+ बताओ। किसी पर 2+ चार्ज है, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वहां से दो, मतलब 6 में से 2 हटा टू दो। लॉस। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो बस इस कॉन्फ़िगरेशन के आखिरी से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो। तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, और 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो मैं लिख ही देती हूँ, तुम सीख रहे हो तो 4s0 3d6। अब तुम ये तो नहीं सोच रहे कि 3d से क्यों नहीं निकाला? यस मैम। सोच रहे हो या तुम भी सोच रहे यस हो? मैम। यस मैम। बेटा जब इलेक्ट्रॉन भरे थे 4s में पहले थे, तो निकलेंगे भी 4s। समझ आया? तुम जब कॉन्फ़िगरेशन कर रही थी तो 3p के बाद तुमने इलेक्ट्रॉन 4s को दिए थे ना, 3d को तो दिए यस नहीं थे, मैम। यस मैम। याद है? तो Yes, इसीलिए ma'am. जिसको दिए हैं पहले, उसी से पहले छीनेंगे। समझ गए? ओके। ठीक है, ओके। अब अगर हम बोलें कि Fe3+ का फेरिक आयन का कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब तुम मत, अब तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल, 4s0, वेरी गुड, 3d5। 3p5. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे
एक तरह का और क्वेश्चन जोड़ देती हूँ। अगर कोई पूछ ले कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ और इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जानते हो क्या होता है? मैं इतना तो ड्रॉ ही नहीं करूंगी क्योंकि ये सब पेयर्ड है, तो पता है। लास्ट का ड्रॉ करते हैं 3d6। 1 2 3 4 5 6 ना, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है इतना? ये 3d6 का रिप्रेजेंटेशन बनाया मैंने। और यहाँ क्या बचा है? यहाँ बचा है सिर्फ 3d5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। क्लियर है बेटा इतना? मैंने क्या किया है, जितना डी में इलेक्ट्रॉन लिखा है वो ड्रॉ कर लिया है। समझ आया? यस मैम। अब इसमें काउंट करो। ये देखो, ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि दो एक साथ है ना? एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। बोलो। यस मैम। यस मैम। और अनपेयर्ड माने सिंगल सिंगल, तो 1 2 3 4। तो Fe2 प्लस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और Fe3 प्लस में कितने हैं बताओ? 5। कोई डाउट आया? आसान लगा? नो। यस मैम। गौरवेंद्र, यस मैम। तो अब तुम लोग लिख लोगे इन बाकी बचे हुए लोगों का, Cl माइनस Al3 प्लस Na प्लस। माइनस का भी एक करके बता देती हूँ, प्लस का बताया ना, माइनस का भी एक बता देती हूँ। Cl माइनस, इसमें Cl का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2p6 3s2 3p5, यही होगा यस है ना? मैम। यस तो मैम। Cl माइनस हो गया। Cl माइनस हो गया का मतलब है Cl ने एक और इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, इलेक्ट्रॉन हो गया 17 + 1। मैम 3p6 हो जाएगा। 3p6 हो जाएगा। सही है। अगर कोई पूछेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हम 4 होंगे। 4। 4 होंगे। 3s2 3p6 नहीं मैम, 3 होंगे। 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छा होंगे ही नहीं मैम। क्या? प्रिया, एनी गेसेस? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? मैम कोई नहीं जो होगा। अकेला हो, कोई नहीं है। 0 आंसर है अनपेयर्ड का। सब पेयर्ड है, ये भी 2 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सारे तो पेयर्ड है। अब आया समझ में? यस यस मैम। मैम। कोई डाउट नहीं है पक्के से? नो मैम। आर यू श्योर? यस मैम। ओके। तो अभी जो बेसिक डिस्कवरीज थी वो सारी हो गई हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद पहला मॉडल आया था एटम का, जिसका नाम था थॉमसन मॉडल। ये मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ ना, रिपीट कर देती हूँ। थॉमसन को लगता था कि जैसे तरबूजा होता है, तरबूजे का जो रेड पार्ट, तरबूजे का जो खाते हो पार्ट तुम, रेड वाला जो फ्लेशी पार्ट है, फ्रूट पार्ट है, इनको लगता था कि एटम के अंदर प्रोटॉन ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, जैसे तरबूजे में रेड पार्ट फैला होता है। और जैसे तरबूजे में काले काले बीज भरे होते हैं बीच बीच में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भरे हुए हैं, ब्लैक कलर, ऐसे ब्लैक वाले जो बीज हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन फैले। तो इन्होंने रेड पार्ट को प्रोटॉन कहा था और नेगेटिव पार्ट को इलेक्ट्रॉन कहा था। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसको तरबूजे से भी कंपेयर करते हैं। आई होप कोई डाउट नहीं है तुम्हें। इससे कोई एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए पहला एटॉमिक मॉडल थॉमसन ने दिया। इसके बाद सेकेंड जो मॉडल आया वो रदरफोर्ड कोशिश कर रहे थे। रदरफोर्ड, इसको कहते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। और ये कोशिश कर रहे थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन बताने के लिए। 1911 में रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो अब इन्होंने क्या किया ये मैं तुम्हें
अगली क्लास में बताऊंगी। हालांकि तुम्हें पता है, लेकिन इससे डिस्कवर हो गया था न्यूक्लियस। ये कोशिश कर रहे थे ये जानने की कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं। मैं ये सारा तुम्हें बता चुकी हूँ, अगर तुम्हें याद हो तो। मैं जब पढ़ा रही थी तो वर्बली में मैंने बहुत कुछ तुम्हें बता दिया था भाई। यस मैं बताया तो लिख भी लिया मैंने। ठीक है, चलो फिर अब मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। अभी टाइम हो गया बेटा, है ना? मॉर्निंग का टाइम है, मेरे पास भी बहुत सारा काम है, तो मैं आज की क्लास एक्सटेंड नहीं कर रही। टाइम इज ओवर। और आई होप इतना काफी था, बहुत छोटी हो गई आज, है ना? तुम आयंस के कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस करना, उस पर क्वेश्चन आता है। इस आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका लिखो, और उसके बाद इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ, 0 है कि नहीं है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके, गुड डे, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।